हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेनर्स। जैसा हमने जेकेपीएसआई के लिए जो सीरीज स्टार्ट करी है आपकी मैथ के प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो है वो पार्ट 2 आपका आज रहने वाला है। इसके पहले एक और पार्ट यहाँ पर आया था, तो अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद जो भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट आएंगे वो प्लेलिस्ट में आते जाएंगे साथ साथ, तो उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते जाऊँगा, तो आप पिछली बड़ी वीडियोज़ भी देखते जाना साथ साथ में। और रिक्वेस्ट कि आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF पहले वैसे तो मैंने डाला नहीं है पिछली वीडियो का, क्योंकि कोई किसी ने मांगा नहीं। और आप चाहते हैं कि मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ उसका मैं PDF भी टेलीग्राम में डालता हूँ, तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। बाकी वहाँ पर और भी PDF वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ जो क्या आपके एग्जाम के लिए आगे काम आने वाले हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मॉक के साथ में PVQ यानी कि जो आपके जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था JKPSI का, ठीक है, जिसमें आपके कम से कम भी आप देख सकते हैं कि 15 दिन एग्जाम चला था, जिसमें आपके 30 सेट क्वेश्चन के रहे थे। तो उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो मैं धीरे धीरे करके सारे यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। और जो आपके इस साल अभी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन किस लेवल के रह सकते हैं वो भी आपके यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर ये सीरीज रहने वाली है। पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अभी इस वीडियो में भी अच्छे तरीके से ही मतलब करवाऊंगा क्वेश्चन, और कि कैसे कम से कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे वो भी यहाँ पर आपको अप्रोच यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे एग्जाम में करा जाता है। ठीक है, तो अभी चलिए वीडियो सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, ट्रेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और बाकी जो जो क्वेश्चन है मैं पहले बता दूं, ये सारे JKPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड करा होगा आपके एग्जाम के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पर बताता जाऊँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बार बार ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से। ट्रेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ठीक है, रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, मतलब किसी टाइम पे पहुंच गई होगी। व्हेन इट्स एवरेज स्पीड बिकम्स 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड क्या कर दी हमने, डिक्रीज कर दी। देन इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट्स लेट, 15 मिनट लेट पहुंच रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ पूछा जर्नी की, यानी कि डिस्टेंस पूछा हुआ है। सभी को पता है स्पीड का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या होगा दोनों के मामले में। ठीक है, जब 40 में चलेगी, जहाँ जब 35 में चलेगी, दोनों के केसेस में हमारा क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो डिस्टेंस हम सेम कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू पहली स्पीड क्या थी हमारी 40, टाइम हम लेट कर लेते हैं टी, या कुछ भी आप लेट कर सकते हो, टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बार में क्या होगा, इसमें स्पीड कितनी 35, लेकिन हमारा इस पर टाइम कितना लग रहा है, टी तो लग ही रहा है लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 15/60। 60 क्यों करा है, क्योंकि हमने मिनट को और में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ का 1/4 आ जाएगा, यानी कि टी इज इक्वल टू 35T प्लस 35/4 आ जाएगा। दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, यानी कि 40T इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 40T इज इक्वल टू 35T प्लस 35/4। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, ये बताने लायक होती नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में तो सभी को पता है कैसे करना होता है, डायरेक्ट हमें जितना शॉर्ट हो सकता है वही, इतने सारे स्टेप हमें स्किप करने होते हैं। तो ये देखेंगे 5/7 से जाएगा, यानी कि टी आपके पास आ जाएगा 7/4। टाइम आ गया हमारे पास 7/4। निकालना क्या था हमने, डिस्टेंस निकालना था, तो किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे करो। तो अगर कोई बेवकूफ़ी होगी जो यहाँ पर पुट करेगा, हम सबसे ईजी यहीं पे पुट करेंगे, यानी कि डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 40 इंटू टी कितना है 7/4, 7/4 ये कट जाएगा 10 से, यानी कि डिस्टेंस आएगा आपका 70 किलोमीटर। बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अभी इतना लंबा चौड़ा आपको एग्जाम में नहीं करना है, सीधा आपको पता है यहाँ पर ये दो केसेस बनेंगे, इक्वेट करो, मतलब 1 मिनट से भी, यानी कि 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये पिछली बार का क्वेश्चन है JKPSI का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल ड्रॉ करी रैंडमली। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थी 0.3 एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल की दी है 0.4। ठीक है, उसके बाद इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल दी हुई है। ठीक है, अगर बैग में 20 ब्लैक बॉल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ नहीं हमें इनको देखना, हमें देखिए क्या दी हुआ है, इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल दी है और इसकी प्रोबेबिलिटी दी है और टोटल नंबर पूछा है, तो इसका एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये थोड़ा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल को बी से लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं ब्लैक बॉल और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि टोटल जितने भी नंबर है, यानी कि वाइट ब्लैक रेड मिला के टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की कितनी है, 0.4 है। ठीक है, ये 0.4 है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ ये आपके कितने हैं, ब्लैक बॉल कितने हैं, 20 है ना, तो ये देंगे 20 अपॉन
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, ये हम इसको मान लेते हैं बॉल एन से लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब इसके आगे क्या बताऊँ आपको, सभी को पता है इसका क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा 10, इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 20/4 × 10, यानी कि 550 आपके पास टोटल बॉल यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, 50 इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही रहना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे बैग में, 50 आपके रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एसआई के एग्जाम का ही है। सीमा इज यंगर देन अंकित बाय 7 ईयर्स, इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 7:9, बट इज सीमा इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसका मतलब आई थिंक सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। तो ठीक है, ये भी एसआई के एग्जाम का क्वेश्चन था। पिछले बार थोड़े से मैंने आपको बताया था कि मैथ इजी रहा था, इस बार आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा इसके बाद मैं लेवल आपको देखोगे अगली वीडियो में मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता जाऊँगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन एसआई के खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं अपने से क्वेश्चन जो आपके मॉक क्वेश्चन लाऊंगा ना, जो एसआई के और सॉरी सीजीएल वगैरह के एग्जाम में आते हैं, एसएससी में आते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर आपके लाने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए आने वाली हैं। मैथ्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने शुरू करी हुई हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं बाकी वाले यानी कि बाकी सब्जेक्ट के, तो वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। उसके बाद कंप्यूटर का भी सीरीज़ शुरू करी हुई है, उसके बाद इंग्लिश की भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम के साथ जरूर बने, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको वीडियोज़ देखने को यहाँ पर इन फ्यूचर देखने को मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। सीमा और अंकित की यहाँ पर एज के रेशियो दिया हुआ है। तो सीमा और अंकित का रेशियो कितना दिया हुआ है, जिसका 7:9, ठीक है। उसका बोला सीमा इज़ यंगर देन 7 ईयर्स, ठीक है, अंकित से 7 साल यंगर है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 2, जो कि रेफर कर रहा है हमें 7 साल को, ठीक है। तो ए कितने को करेगा, 7/2 को। और पूछा क्या हुआ है, सीमा की पूछी हुई, यानी कि 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हो कि क्या बताया था कि क्या पूछा और किससे डिवाइड करना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था, तो पिछली वीडियो आप देख लेना। ये आएगा हमारे पास 49.2, यानी कि 24.5 ईयर्स जो है वो सीमा की यहाँ पर रहने वाली है। अगर अंकित की पूछते तो हम यहाँ पर क्या कर देते, 7 की जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये थोड़ा सी चीज़ें ध्यान देनी होती है, काफ़ी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक्स वगैरह लेट करके करोगे तो बहुत ज़्यादा वो लेंथी हो जाएगा, तो वो एग्जाम में अगर आप ऐसे करो तो कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे मैथ के, स्पेशली जिसमें आपके कौन सा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रमन सोल्ड अ मशीन फॉर ₹5060 एट अ गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। अब इसके करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा क्यों हमने करना, उसको सीधा से सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा टाइम सबसे ज़्यादा सेव हो, क्योंकि मेन तो क्या होता है, टाइम ही होता है एग्जाम में। यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10% दिया है ना, तो यह आ जाएगा हमारा 10%, यानी कि 1/10, 1/10। तो ये आ जाएगा हमारा 10 क्या हो जाएगी, SP हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1। और इसकी CP क्या हो जाएगी, SP माइनस प्रॉफिट क्या होता है, CP होता है, यानी कि CP हमारे पास निकल के आ जाएगा 9। बस क्वेश्चन हमारा निकल चुका है। तो क्या दिया हुआ हमें, हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आ रहा है 10, ठीक है। तो 10 आ रहा है तो क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे। और पूछा क्या हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। कॉस्ट प्राइस हमने क्या निकाली है, 9 निकाली है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 9 6 54, 5 9 0 0 5, 9 5 45, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4554, ठीक है। तो यही आपकी CP यहाँ पर निकल के आ जाएगी, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ये भी पिछले बार JKPSI में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार के पेपर आप देखोगे, उसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। शायद ये 7 या 8 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट लॉस है, ये तो देख लेते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 200 बल्ब फॉर 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ ईच, यानी कि एक बल्ब का प्राइस है 10 रुपये। आउट ऑफ दोज 5 बल्ब्स वर फ्यूज, सो ही sold the remaining at 12 at ₹12. What will the percentage of gain और लॉस ऑफ और शॉपकीपर। यानी कि उसने क्या किया, 200 बल्ब पहले खरीदे 10 रुपये की कॉस्ट में, यानी कि उसको कॉस्ट पड़ गई 2000 की। आगे हमारी CP। उसके बाद क्या हुआ, आउट ऑफ दोज 5 बल्ब्स वर फ्यूज, यानी कि 200 में से 5 कम हो गए तो कितने बचे, 195 बल्ब उसने कितने के बेचे, 12 के। तो ये हो गया हमारे पास, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने तो आता है हमारा ये आ जाएगा हमारा 2340 हमारा आ जाएगा SP, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि CP 2000 है, SP 2340 है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो 340 का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो किसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट निकलता है, CP के ऊपर निकलता है ना हमेशा। तो जाएगा नीचे CP इंटू 100% के लिए, तो ये जो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये वाला गया, 2 इंटू 17, यानी कि प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 17%। आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज़ क्लोज्ड ऑन मंडे, ठीक है। पहले मतलब क्वेश्चन जब भी आप करते हो ना,
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है बस वो उसके अकॉर्डिंग लिखते जाया करो क्वेश्चन को रीड करते समय, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई इधर से रीड कर रहा है फिर उसकी वैल्यू लिख रहा है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन जो दिए होते हैं ना वैसे लिखते जाया करो। जैसे क्वेश्चन है द शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज क्लोज ऑन मंडे, ठीक है, क्लोज ऑन मंडे को। द एवरेज डेली सेल्स का एवरेज दिया हुआ है फॉर रिमेनिंग 6 डेज, यानी कि मंडे को बनता है, यानी कि ट्यूजडे से लेके संडे तक का यहाँ पर जो है वो दिया हुआ हमें कितना है, डेली सेल दिया हुआ है 15,640, यानी कि ये 6 दिन का सेल है ना। तो ये जगह हमारे पास इसका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या एवरेज हमें दिया हुआ है, सम निकालना है हमने। तो सम क्या होगा हमारे पास, टोटल कितने 6 दिन आ गए ना, तो यानी कि 6 × 15,640। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 0, 0, 6 4 24, 6 36, और ये आ गया हमारे पास 38, हो जाएगा हमारे पास ये का सम हमारा 93,93840 ये आएगा हमारा 6 दिनों का। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। उसके बाद एंड एवरेज सेल्स ऑफ ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे दे दी हमें, ट्यूसडे टू सैटरडे यानी कि 5 दिनों की दे दी हुई हमें कितनी, 14,124, यानी कि इसका भी सम अगर हम देख लें तो कितना आता है 14,124 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, खुद करना मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 06070,620, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6 दिनों का, ये आ गया हमारे पास 5 दिनों का। निकालना हमने किसका, संडे का निकालना है। तो जो ये आ गया हमारे पास ट्यूजडे टू सैटरडे, ये आ गया हमारे पास ट्यूजडे टू संडे, ये आ गया हमारे पास ट्यूजडे टू सैटरडे। ट्यूजडे टू संडे से ट्यूजडे टू सैटरडे निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, निकल के आ जाएगा, संडे निकल के आ जाएगा। देखिए ट्यूजडे टू सैटरडे है ना, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेम यहाँ तक दिया हुआ है एवरेज, पहले हमने यहाँ तक दिया हुआ है, दूसरा में यहाँ तक दिया हुआ है। हम पहले में से अगर यहाँ वाला निकाल देंगे अगर हम, तो क्या बच जाएगा, संडे बच जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे 93,840 में से माइनस क्या कर देंगे 70,620, ये आ जाएगी हमारे पास सेल संडे की। तो ये कैलकुलेट करके कितनी आएगी, तो आएगी हमारे पास 0,223,2, ये आएगी संडे की सेल, ठीक है। संडे की सेल आपकी निकल के आ जाएगी 23,220, ठीक है। राइटिंग पर जाना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको देखो, ठीक है। राइटिंग बहुत लोग बोलते हैं समझ नहीं आता, जो मैं समझा रहा होता हूँ उस टाइम देख लिया करो, फिर समझ आ जाएगा। तो ये था आपका एवरेज का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन ईजी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये भी एसआई का ही है, ठीक है, जेके एसआई का, ये बार बार बताना पड़ रहा है। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times, यानी कि 250 दिन consecutive prediction करने के बाद 175 दिन बार उनका क्या आ रहा है, prediction सही आ रहा है। बट इज अ probability, ठीक है, probability का क्वेश्चन, बट द probability that on a given day it was correct, यानी कि जो किसी एक दिन की उन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है probability क्या होगी। तो सबसे पहले दी कितनी की हमें 250, यानी कि 250 दिन डेज़ की दी हुई है, और कितनी बार वो करेक्ट आ रहा है, करेक्ट कितने नंबर ऑफ टाइम्स करेक्ट कितना है, ये आपका 175 टाइम करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक दिन की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी होगी 175/250, बस ये क्वेश्चन है आपका। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑन अ गिवन डे, किसी भी एक दिन की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन दिखने में जितना डिफिकल्ट था उतना ही सॉल्व करने में आसान था। पास if the age is difference by 20 years, if 5 years ago Pratik was 5 times as old as Arif, their present age पूछा हुआ, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं प्रतीक की एज P है और आरिफ की एज A है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ हमारे पास 20 ईयर्स। अब इन्होंने बोला है 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, यानी कि P-5, प्रतीक की एज थी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज आरिफ, यानी कि आरिफ की एज से 5 गुना थी इसकी एज, यानी कि 5 टाइम्स एज ओल्ड एज आरिफ। आरिफ की कितनी होगी, A-5 हो गई। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें जाएगा हमारे पास 5A-25, तो P की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगी 5A-20, यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू हम रखेंगे 5A-20 माइनस A इज इक्वल टू 20, तो 4A हमारे पास कितना आ जाएगा 20 + 20 यानी कि 40 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आई होप आपको समझ आ रही हो, अगर नहीं आ रही हो तो बता देना। तो A की वैल्यू हमारे पास, यानी कि आरिफ की एज हमारे पास आ गई 10, आरिफ की एज 10 आ गई, तो प्रतीक की हम निकाल लेंगे यहाँ पर डाल के, ठीक है। तो प्रतीक की कितनी आ जाएगी P-10 इज इक्वल टू
20 यानी कि प्रतीक ये जाएगा हमारे पास 30। तो प्रतीक ये 30 आ गई, आरिफ ये 10 आ गई। प्रेजेंट एजेस पूछी थी, यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। ये कैलकुलेशन भी बहुत ऐसे मतलब बच्चों वाली कैलकुलेशन अगर आप देखो तो जो मतलब थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने पढ़ा तो ये मतलब कितने 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन ये निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पिछली वाली की तरह ही है, बस इसमें क्या है मार्क्स आ गए, उसमें एजेस थी। तो ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, लेकिन पूरा सॉल्व करके आप यहाँ पर इसको कमेंट में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन आप भी थोड़े सॉल्व करो, थोड़ा सा आप भी होमवर्क कर लो। तो क्वेश्चन है डेविड गॉट 2 एज मैनी मार्क्स इन मतलब यानी कि 2 टाइम्स होगा यहाँ पर, 2 टाइम्स एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन हिस्ट्री, यानी कि इंग्लिश मार्क्स के ई हैं तो उसके हिस्ट्री में कितने हो जाएंगे, मतलब कितना हुआ है देखिए 2 टाइम्स एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन हिस्ट्री, यानी कि उस हिस्ट्री में एच है तो इंग्लिश में से उसके हो जाएंगे 2H। ये आगे हमारी एक इक्वेशन। अगर आपको ई और 2 नहीं समझ आ रहा तो देखिए इंग्लिश को हम एक्स लेट कर लेते हैं, हिस्ट्री को हम वाई लेट कर लेते हैं, यानी कि हमारे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। द 2 मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट आर 140, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 140। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन इंग्लिश, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी हुई है, तो यार ये कौन नहीं निकाल सकता, ये तो मतलब बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सिंपल। तो इसका आंसर सभी कमेंट में मेरे को बताओगे कि आपका आंसर क्या है इसको सॉल्व करके इन दो दो क्वेश्चन को, एक्स इक्वल टू 2y एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप ये सभी इसको कमेंट में आंसर दे दोगे कि क्या है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपको इंटरेस्ट आया थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आपको वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी इसका करके बता देना आपका आंसर क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ना हमारे पास मेंसुरेशन का, जिससे मेरे को लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो उनको डर लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मेरे को लगते हैं और ये भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कि सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट इज कार्व्ड आउट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक कितना बड़ा स्फीयर जो है वो देखिए सबसे पहले तो स्फीयर पूछा हुआ है। ठीक है, स्फीयर हमारा क्यूब से निकालना है तो उसका रेडियस पूछा हुआ है, यानी कि स्फीयर का जो हमारा डायमीटर होगा ना, जो हमारा क्यूब से निकलेगा वो हमारा स्फीयर का डायमीटर हमारा साइड जितनी है ना, क्यूब की साइड कितनी 8 सेंटीमीटर उसके बराबर होगा, यानी कि डायमीटर हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर बाय 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। बस ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई वॉल्यूम का आपको फार्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपको यो दिया हुआ है कार्व्ड आउट, यानी कि क्यूब में से जो हम रेडियस निकाल सकते हैं लार्जेस्ट पूछे सबसे सब बड़ा स्फीयर, यानी कि जितना क्यूब होगा हम इतना ही बड़ा स्फीयर निकाल सकते हैं, यानी कि जितनी उसकी साइड होगी उतना उसका डायमीटर होगा। डायमीटर कितना होगा 8, तो रेडियस आएगा 4, तो ये इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, जो भी जीके पैसे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ्स से डरते हैं, तो मैथ्स के उनके लिए सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट या आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा काम करता है आगे और नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।